हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों के यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 2 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग भारत और विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शनि ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। अगला है, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। अधिकतर छोटे ग्रह कीपर या क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। देखिए, बात करें अगर हम शनि ग्रह के घनत्व की, तो शनि ग्रह का जो घनत्व है वो 0.687 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। वहीं अगर हम जल के घनत्व की बात करें तो आपका जो जल का घनत्व है ये 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो शनि ग्रह का घनत्व है ये जल के घनत्व से भी कम है। और आपके सौरमंडल में आपके जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन ये भी सही है। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में शनि के पास वर्तमान में 82 चंद्रमा हैं जो कि सर्वाधिक हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही हो जाएगा। अधिकतर छोटे ग्रह कीपर या क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। देखिए, अगर हम ग्रहों के क्रम की बात करें तो बुध से लेकर आपके जो ग्रह हैं, यानी बीच में आने के बाद यहाँ अरुण फिर वरुण आ जाता है। ठीक है, ऐसे करके हमारे 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। पहला ये है और 8वां ये है। तो जो आपकी कीपर या क्यूपर बेल्ट है वो वरुण के बाद पाई जाती है। वरुण के बाद कीपर बेल्ट या क्यूपर बेल्ट पाई जाती है। जो आपका यम ग्रह, जो कि पहले ग्रह था, सन 2006 में इसका ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया गया और इसको बौने ग्रह में डाल दिया गया। तो यम जो है वो वास्तव में इस क्यूपर बेल्ट में ही है। तो क्यूपर बेल्ट में यम के अलावा कई सारे अन्य छोटे छोटे ग्रह भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। अधिकतर छोटे ग्रह कीपर या क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर पहले का डी, 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। इसका या इसके क्या कारण हो सकता है या हो सकते हैं। इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी प्रधानता है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, काली मिट्टी हमारे भारत में प्रायद्वीप का जो दक्कन वाला रीजन है, दक्कन के पठार के आसपास पाई जाती है। खास करके महाराष्ट्र में हल्का सा आपका एमपी का कुछ भाग आ जाता है, इधर कर्नाटक का रीजन आ जाता है और थोड़ा सा गुजरात का रीजन आ जाता है। तो वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, तमिलनाडु में काली मिट्टी नहीं होगी। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, बल्कि यहाँ पर जो लाल मिट्टी है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तमिलनाडु में लाल मिट्टी की अधिकता है और यह कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु में कुशल एवं निपुण श्रमिक भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, पहला वाला कथन गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का बी वाला, केवल 2। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूर्यातप, किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, एल्बिडो, आपतित सौर विकिरण, तापमान व्युत्क्रमण, तापमान के सामान्य व्यवहार में परिवर्तन। उपर्युक्त दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। जैसा कि आप लोग एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की सतह लघु तरंग दैर्ध्य के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती है और पृथ्वी जिस ऊर्जा को प्राप्त करती है उसे आपतित सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है, जिसे हम लोग सूर्यातप भी कहते हैं। तो सूर्यातप का मतलब है आपतित सौर विकिरण। तो आपका पहला वाला युग्म गलत हो जाएगा। जब ऊर्जा की कुछ मात्रा वातावरण से गुजरती है तो यह परावर्तित, विकिरित और अवशोषित हो जाती है। तो सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। तो यहाँ पर एल्बिडो का मतलब हो गया किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला युग्म ये भी गलत हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सामान्यतः तापमान तुंगता बढ़ने के साथ साथ
जो तापमान है ये घटता जाता है। तो तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। और यही जो घटना है, अगर मान लीजिए उलट जाए, यानी जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएं और तापमान घटने के बजाय तापमान बढ़ने लगे, तो इसको तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। यानी कि जब ये अवस्था जो उलट जाती है, यानी सामान्य जो ह्रास दर है उलट जाती है, तब इस सामान्य ह्रास दर में उत्क्रमण होता है, तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। व्युत्क्रमण जो होता है वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है और ये काफी सामान्य परिघटना होती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला सही है। तापमान व्युत्क्रमण का मतलब है तापमान के सामान्य व्यवहार में परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका केवल तीसरा वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है तीसरे का सी, केवल थर्ड। चौथा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जलडमरू मध्य है, दूसरी तरफ महासागर या खाड़ी है। मलक्का जलडमरू मध्य, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, लाल सागर और ओमान की खाड़ी, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर। उपरोक्त दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग मैप पर चलेंगे और मैप पर इन तीनों को देखेंगे। आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर गूगल मैप दिया हुआ है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं भारत के दक्षिण में जो महासागर है उसको हिंद महासागर बोला जाता है। भारत के अगर हम पूर्व में चलेंगे तो ये आपका प्रशांत महासागर आ जाता है, और अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने प्रशांत को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला विकल्प है उसमें मलक्का स्टेट की बात की गई है, यानी मलक्का जलडमरू की बात की गई है। तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। देखिए ये आपका इधर रहा मलेशिया और इधर रहा आपका इंडोनेशिया, ये सिंगापुर है। तो यहाँ पर ये बीच में जो जलडमरू है इसको मलक्का स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये पूरा हिस्सा जो है मलक्का स्टेट के नाम से ये वाला हिस्सा जाना जाता है। अब आपकी अगली जो है वहां पर सेकंड वाला ऑप्शन है। सेकंड वाले ऑप्शन में बात की गई है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाली हॉर्मुज जल संधि की। हालांकि आपका सेकंड वाला जो है वो गलत है, क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान जो है और पर्शियन गल्फ को जोड़ने वाली जो संधि है उसको हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है। यानी ये वाली जो जल संधि है इसको हॉर्मुज जल संधि बोला जाता है। जैसा कि आप जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, रास अल खमेरा के ऊपर जो जल संधि है ये वाली, ये हॉर्मुज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ये पर्शियन गल्फ हो गया। यानी हॉर्मुज जल संधि जो है ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, ना कि गल्फ ऑफ ओमान को लाल सागर से। अब मैं लाल सागर भी दिखा देता हूँ। तो लाल सागर आपका ये रहा, ये आपका रेड सी रहा, और ये रहा आपका नीचे गल्फ ऑफ एडन। तो लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसे बॉब अल मंदेब के नाम से जाना जाता है। तो आपका सेकंड वाला जो विकल्प है वो गलत हो जाएगा। अब जिब्राल्टर की बात की गई, जिब्राल्टर संधि। देखिए ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम में अगर हम चलेंगे तो आप चल पा रहे हैं यहाँ पर, तो मोरक्को के ऊपर जो जल संधि है ये जिब्राल्टर संधि के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जिब्राल्टर संधि है। तो जिब्राल्टर संधि के पूर्व में मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर है, और इसके पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है। तो जिब्राल्टर संधि जो है ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो आपका जो 1 और 3 वाला विकल्प है ये सही हो जाएगा, आपका सेकंड वाला जो विकल्प है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन दिया हुआ है ये सही हो जाएगा। मलक्का जलडमरू मध्य जो है ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। वहीं हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है ये लाल सागर और ओमान की खाड़ी को नहीं जोड़ता है, बल्कि जो आपकी पर्शियन गल्फ है यानी जो पर्सिया की खाड़ी है, तो पर्सिया की खाड़ी को किससे, ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, वहीं लाल सागर और गल्फ ऑफ अडन को जोड़ने वाली जनसंधि जो है वो बॉब अल मंदेब है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ रहा है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहां पर आपका 1 और 3 सही है, तो आपका सही आंसर होगा चौथे का बी वाला, 1 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, विभिन्न महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल भूक्षेत्र का 1/3 है। केवल यूरोप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। केवल अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा
और मकर रेखा गुजरती है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी का 1/3 हिस्सा समाहित है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया को यूरोप से पश्चिम में यूराल पर्वत अलग करता है। यूरोप और एशिया की भूमि को मिलाकर संयुक्त रूप में यूरेशिया बोला जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है, देखिए यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यानी कि जो आपका यूरोप है वो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप से होकर जाता है। इसके अलावा आर्कटिक वृत्त यूरोप के अलावा एशिया और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से भी होकर जाता है। तो यहां पर यह कहना गलत हो जाएगा कि केवल यूरोप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे आर्कटिक वृत्त गुजरता है, ऐसा गलत हो जाएगा। यानी आर्कटिक वृत्त यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरता है, न केवल यूरोप से। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है और अफ्रीका से तीनों रेखाएं, यानी कि जिसमें विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन भी बोला जाता है, ये जो इक्वेटर लाइन है ये इस महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच भाग से गुजरती है और अफ्रीका का बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही गुजरती हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 5 में का सी, केवल 1 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। एक तरफ मरुस्थल लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके संबंधित देश हैं। कायजिलकुम उज्बेकिस्तान, पेंटागोनिया अर्जेंटीना, कराकुम किर्गिस्तान, सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहां पर जो आपका कायजिलकुम है ये उज्बेकिस्तान में है, तो आपका यहां पर ए वाला सही है। पेंटागोनिया जो है ये अर्जेंटीना में पड़ता है। कराकुम जो है ये एक शीत मरुस्थल है, ये किर्गिस्तान में नहीं है बल्कि जो तुर्कमेनिस्तान है ये तुर्कमेनिस्तान में है। यानी ये वाला जो मरुस्थल है ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो यहां पर आपका सी वाला जो है ये गलत हो जाएगा। सिम्पसन जो है ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहां पर आपका डी वाला भी सही है। यहां पर जो गलत वाला आंसर है वो है छठवें का सी वाला, यानी जो आपका कराकुम है ये किर्गिस्तान में नहीं है बल्कि तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में ऊंचा तापमान होने के बावजूद उच्च वायुदाब होता है। कारण, भूमध्य रेखा क्षेत्र से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से उठी वायु इन अक्षांशों पर नीचे उतरती है। देखिए दोनों गोलार्ध यानी आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो इनमें 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के बीच, लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, दोनों ही गोलार्धों में कितने कितने अक्षांशों के बीच, 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच इनके मध्य विकसित वायुदाब पेटी को उपोष्ण वायुदाब पेटी कहते हैं। और इस पेटी के क्षेत्र में शीतकाल के 2 महीने छोड़कर उच्च तापमान रहता है। इसके बावजूद यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, क्योंकि इस पेटी का जो संबंध है ये तापमान से न होकर पृथ्वी की दैनिक गति और वायु के आकलन से संबंधित होता है। तो इसी वजह से इस पेटी को जो है अश्व अक्षांश यानी हॉर्स अक्षांश भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में ऊंचा तापमान होने के बावजूद उच्च वायुदाब होता है। रीजन क्या है कि भूमध्य रेखा क्षेत्र से उठी वायु और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से उठी वायु इसी अक्षांश पर नीचे उतरती है, तो इस वजह से यहां पर यह स्थिति देखने को मिलती है। 8वां प्रश्न है आपका, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। आर्डोवेसियन काल में, कार्बोनीफेरस काल में, जुरासिक काल में, ट्रायसिक काल में। देखिए आप लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी समय हमारी पृथ्वी पर जैसे आप अलग अलग महाद्वीप देख रहे हैं उस तरह के महाद्वीप नहीं थे, केवल एक विशाल महाद्वीप था जिसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और इस पेंजिया का कालांतर में विखंडन हुआ है और ये पेंजिया का जो भाग है दो पार्ट में डिवाइड हो गया है।
इसका जो उत्तरी वाला हिस्सा है ये अंगारा था, यानी अंगारा लैंड था, और दक्षिणी वाला हिस्सा जो था ये गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो गया है, ये गोंडवाना में डिवाइड हो गया है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले यानी कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का बी वाला। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादक है इसका प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने किया है। नाम मैं लिख दे रहा हूं, इसका जो प्रतिपादन है अल्फ्रेड वेगनर ने किया है। कई बार ये पूछा जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये अल्फ्रेड वेगनर है। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। ज्वालामुखी और देश, ताल, जापान, कोह सुल्तान, इराक, मेयोन, फिलीपींस, चिम्बोरोजो, इंडोनेशिया। देखिए मेयोन जो है ये आपका फिलीपींस में है, तो आपका यहां पर सी वाला सही सुमेलित है। वहीं आपका जो ताल है, ताल भी आपका फिलीपींस में ही है। इसके अलावा जो कोह सुल्तान है ये इराक में नहीं है बल्कि ये पाक में है, यानी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में है। चिम्बोरोजो की बात करें तो चिम्बोरोजो जो है इक्वाडोर में है, ये आपका इक्वाडोर में है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का सी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न परतों के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता का ऊपर से नीचे सही क्रम है। गोटेनबर्ग, रेपेटी, लेहमैन, कॉनराड, मोहोरोविक, कॉनराड, मोहोरोविक, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, रेपेटी, कॉनराड, मोहोरोविक, गुटेनबर्ग, लेहमैन, कॉनराड, रेपेटी, मोहोरोविक, गुटेनबर्ग, लेहमैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसकी आंतरिक संरचना जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है इसको क्रस्ट बोला जाता है, बीच वाले हिस्से को मेंटल बोला जाता है, और नीचे वाले हिस्से को कोर या क्रोड भी बोलते हैं। इसको कहीं कहीं पर क्रोड भी बोलते हैं, वैसे इसको कोर बोला जाता है। ये क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब ध्यान से देखना आप लोग, देखिए जो कॉनराड है, जो यहां पर कॉनराड की बात हो रही है, तो कॉनराड ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में है, यानी क्रस्ट के भी 2 पार्ट हैं, एक तो ऊपरी वाला हिस्सा है और एक निचला वाला हिस्सा है। तो इनके बीच की जो असंबद्धता है इसको कॉनराड बोला जाता है, इसको कॉनराड बोला जाता है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। अब क्रस्ट के बाद आगे आ जाते हैं मोहोरोविक पर। मोहोरोविक जो असंबद्धता है, तो मोहोरोविक असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, यानी कि मैं यहां पर अलग कलर का पेन ले लेता हूं जिससे समझ में आ जाए। जो आपकी मोहोरोविक असंबद्धता है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में है। तो ये वाली जो असंबद्धता है इसको मोहोरोविक के नाम से जाना जाता है। ये भी लिख दे रहा हूं, ये मोहोरोविक है। अब देखिए अगली वाली जो असंबद्धता है, इसके लिए मैं पेन अलग ले लेता हूं। अगली वाली कॉनराड देख ली, मोहोरोविक देख ली, अगली वाली आ जाती है रेपेटी। तो रेपेटी का भी वही सिस्टम है, ये मेंटल के ऊपरी और निचले हिस्से की जो असंबद्धता है उसको रेपेटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर से आ जाते हैं हम लोग, मेंटल और कोर के बीच की जो असंबद्धता है इसको गुटेनबर्ग के नाम से जाना जाता है, इसको गुटेनबर्ग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए लेहमैन वाली जो असंबद्धता है, तो लेहमैन असंबद्धता कोर में भी 2 चक्कर हैं, यानी इसका एक ऊपरी कोर है और एक निचला हिस्सा है। तो लेहमैन जो है ये ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच की असंबद्धता है, इसको लेहमैन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी वाला, यानी हम लोग ऊपर से नीचे चलना है। सबसे ऊपरी आपका कॉनराड आ जाएगा, फिर आपका मोहोरोविक है, फिर रेपेटी है, फिर गुटेनबर्ग है, उसके बाद लेहमैन है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।